नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, अभी तक मैं कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण लेक्चर नहीं ले पा रहा था, तो आज से कोशिश करूंगा कि आपका डेली लेक्चर आए। तो आज हम 18 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 में देश में सबसे अधिक नोटा यानी इनमें से कोई नहीं वोट किस शहर में दर्ज किए गए हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर शहर में सबसे अधिक नोटा दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर कितने नोटा वोट दर्ज किए गए हैं? तो ये लगभग 2,18,000 नोटा वोट दर्ज किए गए हैं। ठीक है, और देखिए, जो अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें सबसे अधिक मतों से किसकी जीत हुई है? तो ये भी इंदौर लोकसभा सीट से सांसद कौन? शंकर लालवानी जी। ये लगभग 11 लाख वोटों से जीते हैं, सबसे अधिक जीते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी हाल ही में चुनावों में इंदौर में देश में सबसे अधिक नोटा जो है वो 2,18,674 दर्ज किए गए हैं। इंदौर लोकसभा सीट पर कुल पड़े वोटों में से 16.28% वोट नोटा के खाते में गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 5,33,705 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना है, जिसमें सबसे अधिक 2,18,674 वोट जो है वो इंदौर सीट पर दर्ज किए गए हैं। और इंदौर में 25.25 लाख मतदाता है, जिनमें से 61.75% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इनमें से 13,43,294 मत वैध पाए गए हैं और इनमें से 16.28% मत नोटा को गए हैं। वर्ष 2019 में इंदौर में 69% मतदान हुआ था, जिसमें 5,045 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। बात करें नोटा की, तो नोटा विकल्प पहली बार वर्ष 2014 में आम चुनाव में पेश किया गया था। नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिले हो तो दूसरा सबसे सफल उम्मीदवार जीत जाता है। हरियाणा में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना गया है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार नोटा का एक प्रतीकात्मक प्रभाव होता है और यदि किसी सीट पर इसे 50% से अधिक वोट मिलते हैं, तभी चुनाव परिणामों पर इसे कानूनी रूप से प्रभावी बनाने पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है। और ये किस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं? तो ये विदिशा से सांसद चुने गए हैं। ठीक है, विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इनको अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश से 3 केंद्रीय मंत्री बने, कौन कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, शिवराज सिंह चौहान और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास विभाग दिया गया है इनको। और बात करें यहाँ पर दुर्गादास उइके की, तो ये बैतूल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं और इनको अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है और इनको जनजातीय मामलों का केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। और बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर एल मुरुगन की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। ठीक है, और इनको भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। कौन सा विभाग दिया गया है? सूचना प्रसार संसदीय मामले दिए गए हैं। और देखिए, यहाँ पर सावित्री ठाकुर का नाम भी याद रखिएगा। सावित्री ठाकुर को भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। इनको कौन सा विभाग दिया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, और ये भी हमारे मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद है। अभी कौन से लोकसभा चुनाव हुए हैं? 18वें लोकसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, कौन से लोकसभा चुनाव हुए हैं? 18वें लोकसभा चुनाव हुए हैं। और इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह। गृह मंत्री जो है अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बनाया गया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी है। जयशंकर जी विदेश मंत्री बने हैं। मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है। इनको ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। कुमार स्वामी की बात करें तो स्टील और भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है इनको। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ये अभी काफी न्यूज में भी है, तो इनका नाम याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री बनाया गया है। राम मांझी जी को कौन सा? एमएसएमई विभाग दिया गया है। और राजीव रंजन को पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग दिया गया है। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, तो इनको कौन सा विभाग दिया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दिया गया है। और रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने हैं।
ठीक है। और कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मिला है। जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है, तो ये CR पाटिल को दिया गया है, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान को मिला है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसे मिला है, चिराग पासवान को मिला है। और कोयला और खान मंत्री किसे बनाया गया है, तो ये जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। और श्रम रोजगार युवा एवं खेल मंत्री जो है वो मनसुख मंडाविया को बनाया गया है, ठीक है। युवा एवं खेल मंत्रालय किसे मिला है, तो ये मनसुख मंडाविया को मिला है। और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री में हमारे मध्य प्रदेश से कौन कौन चुने गए हैं, तो एक तो DL मुरुगन जी, इनको सूचना प्रसार संसदीय मामले का राज्य मंत्री बनाया गया है। और एक DD उइके जी, ठीक है, दुर्गादास उइके जी, इनको जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। सावित्री ठाकुर, ये भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनी है, इनको कौन सा विभाग दिया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में 18वीं लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई है, तो ये 6 महिला उम्मीदवार चुनी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से 6 महिला उम्मीदवार चुनी गई है। देखिए इसके पहले हम 2004 की बात करें तो 2004 में 2 महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। 2009 इसके बाद 2009 में 6 महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थी। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें हमारे मध्य प्रदेश से 5 महिला उम्मीदवारें चुनी गई थी। और इसके बाद 2019 की बात करें तो यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश से 4 महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। और अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए हैं, इसमें हमारे मध्य प्रदेश से 6 महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई है। और हमारे देश से कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई है, तो ये 74, ठीक है। और 2019 के चुनाव में हमारे देश से कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थी, तो ये 78। और 2024 में 74, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिएगा, इसके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हमारे मध्य प्रदेश से जो 6 महिला उम्मीदवार चुनी गई है लोकसभा सीट से, तो वो कौन कौन है, एक तो अनीता नागर सिंह है, एक लता वानखेड़े जी है, ये सागर लोकसभा सीट से चुनी गई है। भारती पारदी जी बालाघाट लोकसभा सीट से चुनी गई है। संध्या राय भिंड लोकसभा सीट से चुनी गई है। हिमाद्री सिंह शहडोल लोकसभा सीट से चुनी गई है। और सावित्री ठाकुर ये धार लोकसभा सीट से चुनी गई है। और इन्हीं को अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है, सावित्री ठाकुर को। इनको महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है, ठीक है। कि अभी 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। कौन से विधानसभा चुनाव हुए थे, 16वें विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें हमारे मध्य प्रदेश से कितनी महिला विधायक चुनी गई है, तो ये 27 महिला विधायक चुनी गई है, ठीक है। इसको 27 कर लीजिएगा, जिसमें से 21 जो विजेता है वो भारतीय जनता पार्टी से है और जो 6 विजेता है वो कांग्रेस से है। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। इसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित है, 47 आरक्षित है। और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट आरक्षित है। और इसमें 15वीं विधानसभा में महिला निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी, 21 थी, ठीक है। और 16वीं विधानसभा में महिला निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये 27 है, ठीक है। और बात करें लोकसभा सीट की तो देखिए वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे मध्य प्रदेश से 6 लोकसभा सीट आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 4 लोकसभा सीट आरक्षित है। 2014 में हमारे मध्य प्रदेश से कितनी लोकसभा महिलाएं सांसद बनी थी, 4 लोकसभा महिला सांसद बनी थी। कौन कौन, संध्या राय जो कि भिंड डिस्ट्रिक्ट से थी, साध्वी प्रज्ञा सिंह बाल लोकसभा सीट से चुनी गई थी, हिमाद्री सिंह शहडोल लोकसभा सीट से चुनी गई थी और रीति पाठक ये सीधी लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये 11 है, ठीक है। और अभी देखिए हाल ही में 2024 में चुनाव हुए थे राज्यसभा के, 6 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें माया नरोलिया का नाम याद रखिएगा, ठीक है। माया नरोलिया नर्मदापुरम से है, ये अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद चुनी गई है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति का शानदार जनादेश दिया है और हमारे मध्य प्रदेश से 6 महिला सांसद चुनी गई है। 6 में से 3 आदिवासी वर्ग से आती है। सागर से लता वानखेड़े, भिंड से डॉक्टर संध्या राय, शहडोल से हिमाद्री सिंह, बालाघाट से भारती पारदी, धार से सावित्री ठाकुर और रतलाम से अनीता सागर सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। और इसके पहले देखिए हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है उमा भारती जी, ये 4 बार खजुराहो और 1 बार भोपाल से सांसद रह चुकी है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रही है। और कांग्रेस से जमुना देवी वर्ष 1962 में झाबुआ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। इस क्वेश्चन हमारा देखिए, गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन केकर परियोजना कहाँ स्थापित करेगा,
तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आष्ठा में स्थापित करेगा और आष्ठा हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन केकर परियोजना स्थापित करेगा। इस परियोजना में कितने रुपए निवेश किए जाएंगे, तो ये लगभग 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और यह परियोजना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्ठा में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण निवेश शामिल होगा, जो इसके पैमाने और आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। परियोजना के लिए लगभग 800 हेक्टेयर भूमि हमारे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें राज्य का सहयोग भी शामिल है। आष्ठा में स्थान का चयन रणनीतिक रूप से किया गया है। संभवतः इसका कारण तार्किक लाभ या बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजना के लिए उपयुक्त है। इस परियोजना से निर्माण के चरण के दौरान लगभग 15,000 लोगों और परिचालन के दौरान 5,600 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और यह सुविधा विभिन्न एथिलीन व्युत्पन्नों का उत्पादन करेगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन और संभावित बाजार अनुप्रयोग में विविधता आएगी। परियोजना का शिलान्यास फरवरी 2025 में होने की उम्मीद है, जिससे इसके शुरू होने की स्पष्ट समय सीमा तय हो जाएगी। बात करें हम यहाँ पर गेल की, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था, तो ये 2013 में मिला था। ठीक है, गेल और भेल दोनों को महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में मिला था और इसके अभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, संदीप कुमार गुप्ता जी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो रीवा से है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रीवा जिले के उपेंद्र द्विवेदी जी नए सेना प्रमुख होंगे। और अभी सेना प्रमुख कौन है हमारे देश के, तो ये है जनरल मनोज पांडे। और नए सेना प्रमुख कौन होंगे, उपेंद्र द्विवेदी जी। ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से है। और इसके पहले देखिए सतना डिस्ट्रिक्ट के दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अभी हाल ही में हमारे देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भी हमारे मध्य प्रदेश से है और उपेंद्र द्विवेदी जी भी हमारे मध्य प्रदेश से है। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी नए सेना प्रमुख होंगे और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए बात करें सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये विवेक राम चौधरी है। ठीक है, और भारतीय नौसेना की बात करें तो ये भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है, अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और अभी हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे जी है। और इसके बाद कौन होंगे, तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी होंगे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से हैं। और देखिए हमारे देश के CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये है अनिल चौहान। ठीक है, ये दूसरे CDS है। पहले CDS कौन थे हमारे देश के, विपिन रावत जी थे। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे और अब वे मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे, जो 1 महीने की सेवा विस्तार के बाद 30 जून को रिटायर्ड होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रिटायरमेंट भी 30 जून को होना है। हालांकि सेना अध्यक्ष बनने से उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ जाएगा। दरअसल तीनों सेना प्रमुख 62 वर्ष की आयु या 3 साल तक पद पर रह सकते हैं। इनमें जो भी पहले पूरा हो, द्विवेदी की नियुक्ति में वरिष्ठता का ख्याल रखा गया है। और 1 जुलाई 1964 को जन्मे द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 जून 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। ठीक है, भोपाल एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 जून 2024 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इन्होंने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। कहाँ से, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून 2024 को अंतर्राज्यीय हवाई सेवा सुविधा PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है और उन्होंने भोपाल हवाई अड्डे से इस सेवा के तहत पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब से राज्य में कोई हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसे ट्रांसप्लांटेशन के जरिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। और PM श्री पर्यटन हवाई सेवा एक अंतर्राज्यीय हवाई सेवा है जो राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ती है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। मध्य प्रदेश पर्यटन ने जेटसर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है और PM श्री पर्यटन हवाई सेवा राज्य के 8 शहरों, कौन कौन से, एक तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को जोड़ेगी।
और देखिए 16 जून 2024 को पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का भी शुभारंभ किया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा 2 विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन कौन से, एक तो ओमकारेश्वर और महेश्वर को भोपाल और इंदौर से जोड़ेगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि खजुराहो में देश का पहला नागरिक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल शुरू हो गया है। तो देश का पहला नागरिक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल कहां पर शुरू हुआ है, ये खजुराहो में, ठीक है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 अधिकतम कोयला उत्पादन वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको देखिए जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक जितने भी पीडीएफ है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वो मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।